वेलकम डियर रॉकेट्स। तो आज मूवी शुरू करने से पहले मैं आपको बताना चाहता हूं कि जब ये मूवी थिएटर में रिलीज हुई थी और इसकी कास्ट भी थिएटर पहुंची ऑडियंस को सरप्राइज देने के लिए ऑफ कोर्स, मगर वहां इन्हें सरप्राइज मिल गया। दरअसल एक ओल्ड लेडी उठकर आई और एनटी रामास्वामी नाम के एक्टर को उसके कॉलर से पकड़कर पीटने लग गई और पूछने लगी कि तुमने ऐसा क्यों किया। और दोस्तों तब थिएटर वाले और बाकी के स्टार कास्ट ने एनटी स्वामी को उस ओल्ड लेडी से बचाया। अब आपको भी जानना होगा कि भाई एनटी रामास्वामी ने ऐसा क्या कर दिया पिक्चर में जिससे वो लेडी इतना गुस्सा हो गई। वैसे बता दूं आपको कि इन्होंने इस फिल्म में हीरोइन के डैड का रोल निभाया और मूवी का नाम है लव रेडी। चलिए शुरू करते हैं। तो फिल्म की शुरुआत में गांव की सड़क से एक बस गुजर रही होती है, मगर अचानक बस के सामने एक घायल आदमी आकर खड़ा हो जाता है, जिसकी वजह से बस को अचानक रोकना पड़ जाता है। वो आदमी बस में जाकर बैठता है तो एक बच्ची कहती है, नारायण अंकल आप गिर गए थे क्या जो आपको इतनी चोट आ गई है? आपको तो खून भी बह रहा है और आप अकेले कैसे? दिव्या आंटी कहाँ है? वो आपके साथ नहीं आई? ये सुनकर नारायण की आंखों से आंसू निकलने लगते हैं और यहाँ से स्टोरी कुछ महीने पहले शिफ्ट हो जाती है। नारायण और उसका परिवार एक गाड़ी लेकर लड़की वाले के घर जाते हैं नारायण के लिए लड़की पसंद करने। अब नारायण के डैड गाड़ी के ड्राइवर को ताना मार दें कि बताओ हम बार बार इसकी गाड़ी में लड़की देखने जाते हैं, कोई लड़की पसंद तो आती नहीं, पर इस ड्राइवर ने अपनी गाड़ी जरूर खरीद ली हमारे भाड़े वाले पैसे से। कि सुनकर ड्राइवर कहता है कि सर आप जहरीली बातें मत करो प्लीज, ये गाड़ी एक सेकंड हैंड गाड़ी है, ऊपर से मैंने इसको इंस्टॉलमेंट पे लिया हुआ है, अभी 2 इंस्टॉलमेंट देना बाकी भी है इसकी। फिर ड्राइवर मन ही मन भगवान से प्रे करता है कि हे प्रभु नारायण का ये रिश्ता अभी पक्का ना हो, बस कम से कम मेरी 2 इंस्टॉलमेंट निकल जाए, फिर इसकी शादी करवाना जहां मर्जी हो। वहीं नारायण का भाई वरुण उसे कहता है कि देख भाई तूने अब तक 15 लड़की देख ली है पर तुझे कोई पसंद नहीं आई, भगवान के लिए प्लीज इस लड़की को लाइक करने की कोशिश करना ताकि तेरी शादी हो जाए। कुछ देर में नारायण का पूरा परिवार लड़की देखकर वापस गाड़ी में आ जाते हैं और सभी नारायण को घूरने लगते हैं। कहता है अरे आप मुझे इस तरह क्यों घूर रहे हो? मैंने कौन सा किसी अप्सरा को रिजेक्ट कर दिया है? आपने लड़की की फोटो ये दिखाई थी, इसमें ये कितनी प्यारी लग रही थी बताओ, एकदम गोरी चिट्टी, और जब सामने से मैंने देखा तो वो तो काली कलूटी है, ऊपर से आप लोग फोटोशॉप करके मेरी लाइफ बर्बाद करने वाले थे। इसके बाद सभी वहां से निकलते हैं और रास्ते में पड़ने वाले एक छोटे से मंदिर पे रुकते हैं जहां नारायण के माता पिता भगवान से प्रार्थना करते हैं कि हे प्रभु मेरे बेटे नारायण की शादी जल्दी से जल्दी करवा दीजिए। उसकी माँ तो मन्नत भी मांग लेती है कि अगर मेरे बेटे नारायण की शादी जल्दी हो गई तो मैं यहाँ पर 101 नारियल चढ़ाऊंगी। फिर वो अपने छोटे बेटे वरुण के पास जाती है जो कि मुंह बनाकर बैठा हुआ था। उससे वो कहती है कि बेटा ये मंदिर बहुत ही प्रतापी है, हमारे पड़ोसी है ना सरोजा, उसकी बेटी की शादी जल्दी नहीं हो रही थी तो उसने यहीं पर मन्नत मांगी और आज देखो उसकी शादी हो गई, तो तुम्हारे बड़े भाई की शादी भी अब जल्द हो जाएगी देखना। मगर क्या है वरुण को अपनी माँ की बातों में जरा भी भरोसा नहीं होता। वो तो नारायण को पूरे परिवार के सामने सुनाने लग जाता है कि राइस कुकर भी 3 सीटी के बाद प्रेशर में आने लग जाता है और एक तुम हो जो 30 साल के हो गए हो मगर फिर भी तुम्हें शादी की कोई जल्दी नहीं है, बताओ। और दोस्तों इन पर इनकी बहन जो कि शादीशुदा है वो कहती है ये सब बातें हम घर में जाकर डिस्कस कर लेंगे, यहाँ हल्ला हंगामा करके लोगों को बताने की जरूरत क्या है? तभी बीच में नारायण बोल पड़ता है कि तुम्हें मेरी शादी की इतनी फिक्र क्यों है आखिर? वरुण कहता है मुझे नहीं होगा तो और किसे होगा, अब तक तो हम तुम्हारे लिए इतने सारे रिश्ते लेकर आ चुके हैं मगर तुम कोई लड़की पसंद ही नहीं कर रहे, तो तुम्हें किस तरह की लड़की चाहिए तुम खुद ही बता दो अपने मुंह से। नारायण भी गुस्से में कह देता है कि जब मुझे लड़की पसंद आएगी तब बता दूंगा, बस अभी चुप हो जाओ। वरुण भी कहता है कि ठीक है इस तरह झमेला करते करते ना तुम बूढ़े हो जाना और मेरा नंबर आने ही मत देना। तब नारायण भी गुस्से में कहता है कि माँ एक काम करिए पहले इसकी शादी करवा दीजिए, ये शादी के लिए ज्यादा डेस्परेट हो रहा है। और दोस्तों बस वरुण तो यही कहलवाना चाहता था, वो कहता है कि हाँ अगर आप लोग मुझे इजाजत देंगे तो मैं जरूर तुमसे पहले शादी कर लूंगा। लेकिन फिर पिताजी कहते हैं कि तुम लोगों का दिमाग खराब हो गया है क्या? अगर छोटे बेटे की शादी पहले हो जाएगी तो गांव समाज के लोग क्या कहेंगे? उन्हें तो लगेगा कि हमारे बड़े बेटे में कोई प्रॉब्लम है। सीन यहाँ से कुछ दिनों के बाद शिफ्ट होता है। नारायण गांव से शहर डेली एक बस से जाया करता था क्योंकि बेंगलुरु में उसकी एक स्टिचिंग कंपनी थी जहाँ ढेर सारे वर्कर्स अलग अलग तरह के कपड़े तैयार करते थे। तो एक दिन जब वो काम से वापस अपने गाँव जा रहा होता है बस से, तो उसे एक फल वाली कहती है कि बेटा जरा ये टोकरी मेरे सर पे रख दो ना, तो नारायण रख देता है। मगर जैसे ही वो फल वाली बस से उतरती है तो कुछ लोग उससे टकरा जाते हैं जिसकी वजह से उसकी टोकरी गिर जाती है और सारे फल इधर से उधर सड़क पे गिर जाते हैं। बारिश भी हो रही थी इसलिए नारायण उस बूढ़ी औरत की मदद करने के लिए नीचे उतर जाता है। वो जल्दी से फल उठाकर उसकी टोकरी में डाल देता है ताकि जल्दी से जल्दी सारा काम हो जाए। कुछ फल तो दूसरी ओर भी चले गए थे। तब बस के नीचे झांक कर नारायण जब देखता है ना दोस्तों, तो उसे एक लड़की दिखती है जो फल उठा रही है। वो आकर उस बूढ़ी अम्मा को उनके फल दे देती है और फिर जल्दी से जाकर बस में बैठ जाती है। मगर इतनी देर में तो नारायण को उस लड़की से दोस्तों पहली नजर वाला सच्चा प्यार हो जाता है। वो उस लड़की के पीछे वाली सीट पर बैठकर उसे निहारता रहता है। फिर वो देख भी लेता है कि वो लड़की किस गांव में उतर रही है। इसके बाद तो नारायण अपने घर जाकर खुशी में नाचने लगता है कि चलो
कोई लड़की पसंद तो आई मुझे, और पूरे परिवार को बताता है कि मुझे एक लड़की से प्यार हो गया है, वो बड़ी खूबसूरत है और प्यारी भी है। फिर क्या था दोस्तों, ये लोग एक और रिश्ता देखने जाते हैं। वहाँ नसीब से नारायण को वही बस वाली लड़की दिख जाती है, तो नारायण तुरंत ही शादी के लिए हाँ कर देता है। तब वरुण अपनी गर्लफ्रेंड को कॉल करके भी खुशखबरी देता है, फाइनली मेरे बड़े भाई को लड़की पसंद आ गई है, अब जल्दी उसकी शादी हो जाए, फिर मैं घर पे तुम्हारे बारे में बात कर लूंगा। दोस्तों अब समझ में आया कि वरुण को नारायण की शादी कितनी जल्दी क्यों पड़ी थी। वहीं गाड़ी का ड्राइवर भगवान से शिकायत कर रहा होता है कि ऊपर वाले, अभी तो मेरी गाड़ी की तो इंस्टॉलमेंट बाकी है और आपने नारायण की शादी फिक्स करवा दी। अभी ये लोग तो बार बार मेरी गाड़ी बुक करते थे, अब मैं इंस्टॉलमेंट्स कैसे भरूंगा। इसी वक्त नारायण की बहन से लड़की नारायण का फोन नंबर मांगती है और उसे व्हाट्सएप पे कॉल करती है। तो डीपी में उसने अपनी और नारायण की साथ वाली फोटो लगा रखी थी और ये फोटो उन्होंने लड़की के घर पर क्लिक करवाई थी। मगर जैसे ही नारायण वो फोटो देखता है उसके पैरों तले जमीन खिसक जाती है, क्योंकि ये तो वो बस वाली लड़की है ही नहीं, ये तो कोई दूसरी ही लड़की है जो कि नारायण को देखने में बिल्कुल भी अच्छी नहीं लग रही है। तो नारायण अपने साथ जो कैमरा मैन लेकर गया था वो उसके कैमरे में भी वहां की सारी फोटोज देखता है और उसे समझ आ जाता है कि वो बस वाली लड़की के प्यार में इतना पागल हो गया था कि उसे दूसरी लड़की में भी बस वाली लड़की का ही चेहरा दिख रहा था। घर आने पे नारायण और उसके पूरे परिवार का मुंह लटका हुआ होता है, क्योंकि नारायण ने शादी से इनकार कर दिया था और वहां नारायण के पिता तो लड़की के पिता से खूब सारे वादे करके भी आ गए थे कि हमारे बेटे को आपकी बेटी बहुत ही पसंद आ गई है और हम जल्दी अब शादी करवा देंगे। ऊपर से दोस्तों लड़की को भी नारायण बहुत ही पसंद आ गया था, तो वो कॉल पे कॉल किए जा रही है और नारायण सर पे हाथ रखकर बैठा होता है। तभी नारायण के डैड आते हैं और कहते हैं कि लड़की के पिता ने मुझे कॉल किया था, अब मैं उन्हें क्या बोलूं। वरुण कहता है कि बोल दीजिए, हम सबका एक्सीडेंट हो गया है और हम आईसीयू में हैं भर्ती। तभी सब उसको घूरने लगते हैं। तो इस पे वरुण लड़की का फोन उठाकर उससे नारायण को बात करने को कहता है। अब अगर उसने ये ब्लंडर कर ही दिया है तो क्यों ना वो इस मामले को संभाले। कॉल उठाते ही लड़की जिसका नाम स्वीटी है वो बोलने लगती है कि मैंने तुम्हें कितने सारे मैसेजेस किए पर तुम जवाब क्यों नहीं दे रहे, तुम तो अभी से मुझे इग्नोर करने लग गए हो, शादी के बाद क्या करोगे फिर। तब नारायण स्वीटी को सारी बातें बता देता है कि मैं एक दिन बस में सफर कर रहा था तो मेरी नजर एक लड़की पर पड़ी और मुझे उससे प्यार हो गया, मुझे उसी से शादी करनी है बस। ये सुनकर तो स्वीटी कहती है तुम मेरी बात कर रहे हो ना, आई लव यू। ये सुनकर नारायण का मूड खराब हो जाता है, वो कह देता है कि छी छी क्या बोल रही हो। और ये सुनने के बाद स्वीटी ऑफेंड हो जाती है और फिर अपने डैड को सारी बातें बताने चली जाती है। अब रात में नारायण के घर वाले उसे घेर कर पूछते हैं कि तुम्हें जो पसंद आई है वो सच में इतनी सुंदर है क्या, जरा हमें उसकी फोटो तो दिखाओ। तब नारायण कहता है कि अभी तो मेरे पास उसकी फोटो नहीं है पर मैं कल पक्का दिखाऊंगा। और जब उसके घर वाले मजाक मजाक में कह देते हैं कि तुम्हारा नाम तो नारायण रेड्डी की जगह लव रेड्डी रख देना चाहिए था, तुम लगता है उस लड़की के प्यार में बड़े पागल हो गए हो। अगले दिन की बात है दोस्तों, नारायण भी बन ठनकर उस लड़की के गांव के बस स्टॉपेज पर जाकर खड़ा हो जाता है और दूर से उसे देखता है, उसकी फोटो क्लिक करने की कोशिश करता है जिसमें वैसे वो नाकाम रहता है। तभी वहां पर बस आकर वो उसमें चढ़ जाती है, उसके पीछे पीछे नारायण भी चढ़ जाता है। पर बस में दोस्तों वो देखता है कि लड़कों का एक ग्रुप भी चढ़ा हुआ है जो कि उस लड़की को लेकर उलझुल बातें कर रहे हैं। उस ग्रुप का एक लड़का उस लड़की के पास खड़ा होकर फोन पे बात करने के बहाने से बस में खड़े अपने बाकी दोस्तों से कह रहा होता है कि देखना अभी 2 मिनट में इस लड़की के बगल वाली सीट पे बैठूंगा मैं, पर उससे पहले मुझे ऐसे ही खड़े खड़े इसके हुस्न का नजारा लूटने दो। वो दोस्तों बहुत ही गंदी नजरों से उस लड़की को देखता है जिससे नारायण का खून खौल जाता है। और जब बस रुकती है ना और उस लड़की के बगल वाली सीट खाली होती है तो वो लड़का उस सीट पे बैठने की कोशिश करता है, पर जल्दी से उसका एक और दोस्त आकर वहां पर बैठना चाहता है। तब नारायण बस पे मौका मारकर ड्राइवर को बस रोकने का सिग्नल देता है और अचानक बस रुकने से पता है क्या होता है, उन दोनों बदमाश लड़कों की आपस में पप्पी हो जाती है जिनसे दोस्तों पूरी बस में उनका मजाक बन जाता है। वहीं वो लड़की प्यार से नारायण की ओर देखती है क्योंकि उसे पता था कि ये सब नारायण ने जानबूझकर किया है ताकि वो लड़के मुझे परेशान ना कर पाए। फिर वो सामने से नारायण से बात करने आती है और बताती है मैं दिव्या हूँ और मैं फूड कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया में काम करती हूँ। ये देखकर तो नारायण के मन में लड्डू फूटने लगते हैं कि बताओ मुझे ज्यादा तिगड़म भी नहीं लगाना पड़ा, ये तो सामने से मुझसे बात करने लगी। तभी दिव्या कहती है तुम नारायण रेड्डी हो ना, उम्र 30 साल, चिक्का मारनाहाली गांव के रहने वाले, तुम्हारी 20% शेयर है बेंगलुरु गवर्नमेंट फैक्ट्री में। ये सारी बातें सुनकर नारायण तो हैरान हो जाता है कि तुम्हें मेरे बारे में इतना सब कैसे पता। एक मिनट, ये सब तो मेरे मैट्रिमोनी प्रोफाइल में मेंशन्ड है, तो क्या तुमने मेरा प्रोफाइल चेक किया था? तुम्हारे घर वाले भी तुम्हारे लिए रिश्ता देख रहे हैं क्या? तब दिव्या कहती नहीं ऐसा कुछ नहीं है, तुम तो कल ही आए थे ना मेरी फ्रेंड स्वीटी को देखने के लिए, मैं तो वहीं पर थी। ये जानकर नारायण को सारा खेल क्लियर हो जाता है कि अच्छा इसीलिए मुझे इतनी बड़ी कंफ्यूजन हो गई। मैंने दिव्या को स्वीटी के बगल में देखा और मुझे लगा कि यही लड़की है, मगर वो लोग तो स्वीटी को दिखा रहे थे और मेरा ध्यान तो स्वीटी पे गया ही नहीं।
मगर दोस्तों अब किसी तरह नारायण दिव्या से सही बातचीत कर लेता है और चुपके से उसकी एक फोटो भी क्लिक करके अपने परिवार को भेज देता है। अब उन्हें भी दिव्या बड़ी प्यारी लगती है। फिर शाम में जब पूरा परिवार एक साथ बैठकर दिव्या के बारे में डिस्कस करता है तो वरुण कहता है कि जब तुम्हें वो पसंद आई गई है तो बस अब किस चीज का वेट कर रहे हो, जाकर उसे प्रपोज कर लो और जल्दी से शादी कर लो, फिर मेरा नंबर भी आ जाएगा। मगर नारायण जल्दबाजी नहीं करना चाहता, वो पहले उस लड़की के सोच विचार को थोड़ा समझना चाहता है। फिर बात अगले दिन की है दोस्तों। बस में दिव्या उन लड़कों की ओर हाई करती है और उन्हें अपने पास वाली सीट पे आकर बैठने को कहती है, जिससे उन लड़कों के दिल में तो फिर से लड्डू आ जाते हैं। अब वो जैसे ही बैठने को जाने लगते हैं तो पीछे से नारायण आता है। यह देखकर लड़के समझ जाते हैं कि दिव्या हमें नहीं बल्कि नारायण को अपने पास बुला रही है। तो जैसे नारायण दिव्या के पास पहुंचता है तो लड़के बस पर एक जोरदार पंच करते हैं, जिससे ड्राइवर फिर से अचानक बस रोक देता है। मगर नारायण की जगह जिसने पंच किया था वही बस पे गिर जाता है दोस्तों, और उसका जबड़ा हिल जाता है। ऊपर से कंडक्टर भी गुस्सा करता है कि क्या रोज रोज बदतमीजी लगा रखी है तुम लोगों ने, अगली बार किसी ने बस को पंच किया तो उसी को बस से उतार दूंगा। वही नारायण नोटिस करता है कि मेरे हाथ जोर से दिव्या ने पकड़ लिए थे ताकि मैं गिरूं ना, जिससे नारायण बड़ा खुश हो जाता है और वो जाकर दिव्या से बातचीत करने लगता है। मगर अब उन लड़कों का मूड खराब हो जाता है। दूसरी ओर वरुण की गर्लफ्रेंड उसे कॉल करके बताती है कि मेरे डैड ने मेरी प्रोफाइल मैट्रिमोनियल साइट पर भेजी है, अगर तुमने अभी कुछ नहीं किया ना तो देखना मेरे डैड मेरी शादी कहीं और करवा देंगे। वरुण उससे थोड़ी और वक्त की मोहलत मांगता है। अब दोस्तों अगले दिन नारायण के बस स्टॉप पहुंचने में थोड़ा लेट हो जाती है और बस चली जाती है। तो उसे लगता है कि दिव्या से तो आज मिलना नहीं हो पाएगा, वो उदास हो जाती है। मगर नारायण के ना आने से दोस्तों दिव्या ने भी बस छोड़ दी थी। अब वो नारायण से बाइक में साथ चलने को कहती है और नारायण भी खुशी खुशी अपनी बाइक से उसे उसके ऑफिस पहुंचा देता है और रास्ते में वो खूब सारी बातें भी करते हैं। इसके बाद जब भी नारायण थोड़ा लेट होता है तो बस में दिव्या उसके लिए सीट रख देती है और इस तरह से इनकी प्यार की गाड़ी दोस्तों धीरे धीरे रफ्तार पकड़ने लग गई थी। अब एक दिन नारायण का बेस्ट फ्रेंड उसको दबोच कर कहता है कि मैंने सुना है तुम नारायण रेड्डी से लव रेड्डी बन गए हो, मगर तुम कैसे बेस्ट फ्रेंड हो यार, जब तुमने अपनी लव स्टोरी अपने बेस्ट फ्रेंड से शेयर नहीं की, बताओ। तो फिर रात में बैठकर आराम से नारायण अपनी सारी स्टोरी अपने बेस्ट फ्रेंड को बताता है। तब उसका बेस्ट फ्रेंड कहता है कि ये कैसी लव स्टोरी है जिसमें आई लव यू वगैरह कुछ हुआ ही नहीं। अब ऐसे में तो कल को वो आराम से पलट जाएगी ये कहकर कि मैं तो तुम्हें सिर्फ अपना फ्रेंड मानती हूँ, मैंने तुम्हें कभी उस नजर से देखा ही नहीं। मेरी मानो तो तुम उससे एक बार खुल्लम खुल्ला आई लव यू बोल दो, अगर वो भी तुमसे प्यार करती होगी तो आई लव यू जरूर बोलेगी। मगर नारायण कहता है कि नहीं भाई ऐसा नहीं है, हमारा प्यार वो निब्बा निब्बी वाला थोड़ी है कि आई लव यू वगैरह बोलना पड़े, हम एक दूसरे की आंखों में अपने लिए प्यार देख सकते हैं। पर उसका फ्रेंड था कि मानने को तैयार ही नहीं होता। वो कहता है कि हो सकता है वो तुम्हें अपना फ्रेंड मानती हो जिससे वो शहर तक जाने के दरमियान बातचीत करके अपना टाइम पास कर सके, या फिर वो तुम्हें अपना बॉडीगार्ड की तरह ट्रीट कर रही हो ताकि दूसरे लड़के उसे परेशान न करे। वहीं ये भी हो सकता है कि वो सच में तुमसे प्यार करती हो, पर उसकी रियल फीलिंग्स जानने के लिए तुम्हें आई लव यू वाला सीन तो करना ही होगा। अब फ्रेंड की बात मानकर अगले दिन नारायण एक रेड रोज लेकर बस में जाता है, पर जैसे वो दिव्या कहता है तो दिव्या के साथ साथ स्वीटी भी पीछे मुड़ती है। ये देखकर वो शॉक और फटाक से रोज को पीछे की ओर फेंक देता है। अब स्वीटी तो उसको देखते ही बेबी बेबी कहकर चिपकने लग जाती है। तो नारायण तो पीछे खिसकते हुए बस के सबसे लास्ट सीट में पहुंच जाता है। तभी पीछे वाले बदमाश लड़के सारी बात समझ जाते हैं और वो स्वीटी को और भड़काने लगते हैं कि नारायण भैया तो आपसे बहुत प्यार करते हैं, हम हट जाते हैं, लीजिए आप दोनों बैठकर आराम से बात कीजिए, और ये लीजिए रोज। फिर क्या था दोस्तों, स्वीटी बस में सबके सामने रोज देखकर नारायण को प्रपोज करती है और वो लड़के बस में मौजूद सभी लोगों से कहते हैं कि अरे आपने कभी किसी लड़के को प्रपोज करते देखा नहीं है ना, मगर ये देखिए ये लड़की कितना प्यार करती है जो सामने से प्रपोज कर रही है, और ये लड़का जो इसको हाँ नहीं बोल रहा। क्या लगता है आपको, इसको हाँ बोलना चाहिए या फिर नहीं? तो बस के लोग भी कहने लगते हैं कि लड़की कितना प्यार करती है तुमसे, हाँ बोल भी दो। नारायण उठकर खड़ा हो जाता है और सीधे बस से उतर जाता है। उतरते वक्त वो देखता है कि दिव्या ये सब देखकर हंस रही है, जिससे नारायण को बड़ा बुरा लगता है। उसे लगता है कि यह सब जानबूझकर दिव्या नहीं करवाया। अब नारायण तो आज दिव्या के साथ नहीं था, इसीलिए कॉलेज के उन बदमाश लड़कों को आज बिल्कुल सही मौका मिल जाता है और वो अकेला पाकर दिव्या को छेड़ने लगते हैं। तब वहां पर नारायण आकर उनकी पिटाई फिर कर देता है, जिससे दोस्तों उनके होश ठिकाने आ जाते हैं और वो दोबारा दिव्या के साथ आकर इस तरह की हरकत नहीं करते। इसके बाद तो नारायण दिव्या को भी खूब सुनाता है कि तुमने सबके सामने मेरा तमाशा बना दिया। फिर रात में जब वो सारी स्टोरी अपने घर वालों को बताता है तो वो कहते हैं कि ये लो, ये तो गए थे प्रपोज करने और लड़ाई झगड़ा करके आ गए। तब नारायण की छोटी बहन कहती है कि भैया आप दिव्या से सॉरी बोलकर सारी चीजें ठीक कर लीजिए। मगर नारायण कहता है नहीं, मैंने उसे पहले ही कहा था कि हमारे बारे में स्वीटी को ना बताए, मगर उसने तो स्वीटी को वहां पर बुला भी लिया और तमाशा बना दिया। तभी दोस्तों स्वीटी का कॉल आता है नारायण को और वो कहती कि बताओ यार, मेरी फ्रेंड ने तुम पे डोरे डालकर मुझे साइड लाइन करने की कोशिश की, वो तो भला हो जो मैं आज उसके साथ किसी काम से शहर जाने लगी, वरना मुझे पता ही नहीं चलता कि दिव्या मेरे साथ ये धोखा कर रही है। तब जाकर नारायण को समझ आता है कि आज जो भी हुआ वो दिव्या की प्लानिंग नहीं थी,
अगले दिन दोस्तों नारायण का पूरा परिवार एक रिश्तेदार के घर पर पूजा में शामिल होते हैं। वहीं दिव्या भी अपने पेरेंट्स के साथ आती है। नारायण और दिव्या के आई कांटेक्ट हो जाती है दोस्तों, मगर दोनों बात नहीं करते। यहाँ एक और लड़का होता है जिसे दिव्या पसंद आ जाती है, तो वो अपने डैड को इस बारे में बताता भी है। और उस लड़के के डैड वहीं पे सबके सामने दिव्या के डैड से कहते हैं कि मेरे बेटे को आपकी बेटी पसंद आ गई है। ये थोड़ा पुराने ख्यालों का है, तो इसे आजकल के बच्चों की तरह ये गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड में इंटरेस्ट नहीं है। ये तो आपकी बेटी से सीधा शादी करना चाहता है। मेरी देखो 31 करोड़ की जमीन है और सब में खेती होती है और उन सबको मेरा बेटा ही मैनेज करता है, तो पैसों की कोई कमी नहीं है। आपकी बेटी हमारे घर में राज करेगी। मगर दिव्या के डैड सबके सामने वो रिश्ता ये कहकर रिजेक्ट कर देते हैं कि मैं तो अपनी बेटी की शादी किसी सरकारी नौकरी वाले लड़के से ही करूंगा। मैं खुद एक सरकारी स्कूल में टीचर हूँ और मेरी बेटी भी गवर्नमेंट जॉब करती है। गवर्नमेंट जॉब लाइफ सिक्योरिटी देती है, इसीलिए चाहे कोई कितना ही अमीर क्यों ना हो, उसकी दौलत आज है कल का कोई भरोसा नहीं। मगर सरकारी नौकरी तो मरने तक साथ रहती है और मरने के बाद भी पेंशन मिलता है। ये सुनकर सभी हैरान हो जाते हैं और खासकर नारायण, क्योंकि अब अगर उसे किसी भी हाल में दिव्या को पाना है तो उसे सरकारी नौकरी लेनी पड़ेगी। अकेले में नारायण दिव्या से बात करके सारा मसला सुलझा लेता है। वहीं दूसरी ओर वरुण को दोस्तों उसकी गर्लफ्रेंड का कॉल आता है। वो कहती है तुम कुछ कर क्यों नहीं रहे, मेरी शादी कहीं और हो जाएगी, फिर बैठे रहना हाथ पे हाथ रखे। वरुण ऐसे ही नारायण और उसके प्रॉब्लम से परेशान था, तो वो अपनी गर्लफ्रेंड को भी गुस्से में झाड़ देता है और कहता है कि सुनो, तुम्हें जो अच्छा लगता है ना कर लो, मगर बार बार कॉल करके मुझे परेशान मत करो। और कॉल कट कर देती है वो। तभी नारायण अपनी पूरी फैमिली को सरकारी नौकरी वाली बात बताता है कि सुनकर उसकी फैमिली कहती है तुम पागल तो नहीं हो गए, सरकारी नौकरी के लिए तुम्हें कम से कम 2-3 साल तैयारी करनी होगी, उसके बाद भी कभी एग्जाम्स टाइम पे नहीं होंगे तो कभी पेपर लीक हो जाएगा। सरकारी नौकरी मिलना इतना आसान बात नहीं है। तुम्हारी सरकारी नौकरी लगते लगते तक तो दिव्या की शादी भी हो जाएगी और कहीं तब तक उसके 2-4 बच्चे ना हो जाएं। तब दोस्तों नारायण शॉर्टकट लेने का फैसला करता है। वो एक आदमी को पकड़ता है जो पैसे लेकर सरकारी नौकरी लगवाता है, तो वो उस आदमी को काफी सारे पैसे देता है। मगर कुछ ही दिनों के बाद उस आदमी को पुलिस पकड़ कर लेकर जाती है, जिससे क्या था, नारायण के पैसे भी चले जाते हैं और सरकारी नौकरी बनने का सपना भी टूट कर चूर हो जाता है। दूसरी ओर वरुण की गर्लफ्रेंड उसे एक फोटो भेजकर बताती है कि मेरे डैड ने इसके साथ मेरी शादी तय कर दी है। तुमने कहा था मुझे जो सही लगता मैं कर लूं, तो कर लिया मैंने, अब रहो आराम से, तुम्हें परेशान नहीं करूंगी। ये सुनकर तो वरुण का दिमाग और खराब हो जाता है। वो अपनी गर्लफ्रेंड के सामने गिड़गिड़ाने लगता है कि नहीं, तुम मेरे साथ ऐसा नहीं कर सकती। एक तो मेरी फैमिली मेरी प्रॉब्लम नहीं समझ रही, ऊपर से तुमने अपनी शादी फिक्स करवा ली। अरे मैं क्या करूं। रात में घर आकर नारायण अपनी फैमिली को सारी बातें बताता है कि कैसे मैंने सरकारी नौकरी लेने की कोशिश की और मेरे सारे पैसे डूब गए। तो नारायण के पेरेंट्स उसे बहुत डांटते भी हैं कि इतने सारे पैसे खर्च करने से पहले हमसे एक बार पूछ तो लिया होता। तुम तो उस लड़की के प्यार में इतने पागल हो गए हो कि कुछ भी करने को तैयार हो बिना किसी से पूछे हुए। तभी दोस्तों वरुण नारायण का साथ देता है कि एक तो वैसे परेशान है, ऊपर से आप लोग उसको और सुना रहे हैं। उसने कोई जुए में पैसे थोड़ी आ रहे, वो तो जॉब हासिल करना चाहता था, पर नसीब ने साथ नहीं दिया, तो अब क्या कर सकते हैं। लेकिन दोस्तों कुछ दिनों के बाद नारायण को खबर मिलती है कि दिव्या की एक गवर्नमेंट जॉब वाले लड़के से एंगेजमेंट फिक्स हो गई है। ये खबर सुनकर नारायण के घर वाले कहते हैं कि वो लड़की पक्का तुमसे प्यार नहीं करती बेटा, अगर वो तुमसे प्यार करती तो ये बात खुद तुम्हें बताती कि मेरे घर वाले मेरी शादी कहीं और करवा रहे हैं। मगर नारायण को अब भी यकीन था कि उसकी जरूर कोई मजबूरी रही होगी, मतलब लड़की की। फिर भी नारायण दिव्या के घर जाता है। वहां पे काफी भीड़ थी, कोई मर गया था। नारायण तो डर जाता है कहीं दिव्या ने कोई गलत कदम तो नहीं उठा दिया, मगर सामने जाकर पता चलता है कि यहाँ तो दिव्या की दादी की मौत हुई है। तब जाकर उसको राहत की सांस आती है। मैयत वाला घर था तो दिव्या अकेले कहीं जा नहीं सकती थी, इसीलिए अब नारायण को एक हफ्ते तक बिना दिव्या से बातचीत किए रहना होगा, जो कि नारायण के लिए काफी डिफिकल्ट काम है। मगर अब वो कर भी क्या सकता था। पर दोस्तों एक दिन क्या होता है ना, वरुण के फोन पर एक कॉल आती है। उसमें डीपी लगी हुई है दिव्या और उसके होने वाले मंगेतर की, जो कि नारायण के डैड देखकर वरुण से पूछते हैं कि ये तुम्हें क्यों फोन कर रही है। तब जाकर वरुण को अपनी चुप्पी तोड़नी पड़ती है कि ये कॉल दिव्या का नहीं बल्कि उसके मंगेतर का है। दरअसल बात कुछ ऐसी है कि नारायण और दिव्या के चक्कर में मेरी गर्लफ्रेंड के डैड ने उसकी शादी कहीं और फिक्स कर दी थी एक गवर्नमेंट जॉब वाले लड़के से। तो मुझे इस बारे में मेरी गर्लफ्रेंड ने बताया और तब हमने कुछ ऐसा जुगाड़ बैठाया कि उस लड़के को राजी करवा कर मेरी गर्लफ्रेंड से रिश्ता तोड़कर नारायण की गर्लफ्रेंड यानी दिव्या से रिश्ता कर ले। वो तो ज्यादा सुंदर भी है और ऊपर से मैंने उसको नारायण और दिव्या की लव स्टोरी के बारे में बताया ही नहीं, तो उस लड़के को लगा कि इतनी सुंदर लड़की वो भी सिंगल है, तो तब उसने रिश्ता करने के लिए हाँ कह दिया। ये जानने के बाद तो नारायण के घर वाले वरुण को खूब सुनाते भी हैं कि तुमने अपना घर बसाने के लिए अपने बड़े भाई का घर उजाड़ने की कोशिश की।
और तब गुस्से में वरुण भी खूब सुनाता है कि बड़े भाई होने के नाते इन्हें भी तो मेरे बारे में सोचना चाहिए था ना, और कोई सही लड़की से शादी कर लेनी चाहिए थी तो मेरा नंबर भी पक्का आ जाता। मगर पहले तो 75 जगह रिश्ता देखने के बाद भी इन्हें लड़की पसंद नहीं आई, और जो लड़की पसंद आई उससे शादी करने में 75 अड़चने आ रही है। सबसे पहले तो वरुण की मॉम उसको एक झापट लगाती है, क्योंकि उसने अभी तक अपनी गर्लफ्रेंड वाली बात अपनी फैमिली को कभी नहीं बताई थी। वो कहती है, तुम किस प्रॉब्लम से गुजर रहे हो, इसका हमें सपना थोड़ी आएगा, तुम्हें जो भी प्रॉब्लम थी हमसे खुलकर बता देनी चाहिए थी। तभी नारायण वरुण की गर्लफ्रेंड से कॉल पे बात करता है और उसे समझाता है कि देखो, हमें तुम्हारी लव स्टोरी के बारे में पता नहीं था, पर अब हम सब जान गए हैं, तो हम जल्द ही तुम्हारे घर पूरे परिवार के साथ आएंगे और तुम्हारे डैड से तुम्हारा हाथ मांगेंगे। तब जाकर वरुण को अपनी गलती का एहसास हो जाता है और वो अब नारायण की लव स्टोरी में उसका साथ देने का फैसला करता है। वो नारायण के साथ उस लड़के के पास जाता है जिससे दिव्या की एंगेजमेंट होने वाली है, और उसे डरा धमका कर दिव्या से भी वो शादी तोड़ने को राजी करवा लेता है। इसके बाद तो वरुण और उसकी गर्लफ्रेंड की सबकी रजामंदी से एंगेजमेंट करवा दी जाती है, और इसके अगले ही दिन स्वीटी नारायण के घर पर आकर कहती है कि तुमने मेरे प्यार को एक्सेप्ट नहीं किया था ना, लो अब तो दिव्या की एक और जगह शादी फिक्स हो गई है और अगले 10 दिन में शादी भी होने वाली है। ये बातें सुनकर नारायण के घर वाले शॉक्ड। नारायण उससे कहता है कि स्वीटी, तुम कुछ भी बक रही हो ना, दिव्या मेरे साथ ऐसा कभी नहीं कर सकती, मैं अभी जाकर उससे बात करता हूँ। तो नारायण जाकर सीधा दिव्या को कन्फ्रंट करता है, तो वो कहती है कि हाँ मेरी शादी होने वाली है, मगर इससे तुम्हें क्या प्रॉब्लम है बताओ। तो नारायण उससे कहता है कि स्वीटी ने हमें सारी बात बता दी थी पहले ही, तो मेरे घर वाले बहुत परेशान है उससे, तुम तो मुझसे प्यार करती हो ना, फिर किसी और से शादी कैसे कर सकती हो। दिव्या कहती है, प्यार करती हूँ, मैंने कब तुमसे प्यार किया, देखो तुमने ख्याली पुलाव पका के रखे हुए अपने दिमाग में, मैंने तुम्हें बस अपना फ्रेंड माना था, मैंने तुमसे कभी भी प्यार नहीं किया। दिव्या से रिजेक्ट होने के बाद भी नारायण मानने को तैयार नहीं था। वो घर जाकर अपने घर वालों को दिव्या की सारी बातें बताता है, जिससे उसके घर वाले समझ जाते हैं कि वो उससे प्यार नहीं करती, तभी सामने से इनकार कर रही है। मगर नारायण ने अपनी उम्मीद अभी तक नहीं छोड़ी थी। वो कहता है कि अरे वो लड़की है ना, इसीलिए उसे अपनी फीलिंग्स कन्फेस करने में शर्म आ रही है, मैं देखना उससे कल सही से बात करूंगा और मुझे पक्का यकीन है कि वो मान जाएगी। दोस्तों, अगले दिन भी नारायण फिर से दिव्या से मिलकर उससे अपनी फीलिंग्स बताने के लिए कहता है, मगर दिव्या उसकी बातों में नहीं आती और कहती है तुम मेरी प्रॉब्लम समझने को तैयार हो, मगर तुम्हें यह समझ नहीं आ रहा कि मेरी ओर से ना है, तो फिर तुम मुझे हरास क्यों कर रहे हो, समझ में नहीं आता क्या तुम्हें। नारायण फिर भी कहता है कि देखो मुझे पता है कोई तो वजह है जो तुम मुझसे झूठ बोल रही हो, हम दोनों ने साथ में जो वक्त बिताया उसमें तुम कितनी खुश थी। मगर दिव्या दोस्तों मानने को तैयार नहीं होती। बस आते ही वो बस पे चढ़कर अपने काम के लिए चली जाती है और बेचारे नारायण का दिल चकनाचूर हो जाता है। कुछ दिन बीत जाते हैं और नारायण के घर वाले एक और लड़की देखते हैं नारायण के लिए। वो लड़की पहले कॉल पे नारायण से बात करती और कहती है कि तुम्हारे डैड हमारी शादी करवाना चाहते, मगर हमें तुम्हारे लव लाइफ के बारे में कुछ पता चला है, देखो मुझे तुम्हारे पास से कोई प्रॉब्लम नहीं है, मगर मैं नहीं चाहती कि हमारी शादी के बाद तुम उस लड़की के बारे में जरा भी सोचो। तो उसी वक्त नारायण कह देता है कि मैं दिव्या को कभी भूल नहीं सकता। बस दोस्तों, बात यहीं पे खत्म हो जाती है और नारायण का ये रिश्ता भी टूट जाता है। अब उसका ये पागलपन उसके डैड से देखा नहीं जाता। वो गुस्से में नारायण को एक रख कर देते हैं कान के नीचे। फिर भी नारायण के सर से प्यार का बुखार नहीं उतरता। वो अगले दिन फिर से बस में जाता है दिव्या से बात करने। इस बार दिव्या गुस्से में उसे बस में सबके सामने स्लैप कर देती है और कहती है कि तुम्हें हो क्या गया है, आगे से मेरे नजदीक आने की कोशिश मत करना, बता रही हूँ। सबके सामने बेइज्जती करवाकर नारायण रोते हुए बस से उतर जाता है। उसे दिव्या के साथ बिताए हुए पल याद आते हैं। फिर वो पागलों की तरह डेली बस स्टैंड के पास वाले मंदिर में बैठा रहता है। नारायण की ये हालत देखकर तो दोस्तों सभी को बुरा फील होता है और उसे अपने डैड की भी बात याद आती है। स्टोरी यहाँ से जाती है पास्ट में, जब दिव्या के डैड उसके लिए वो गवर्नमेंट जॉब वाला रिश्ता लेकर आए थे। तो दिव्या ने अपने डैड से बात की थी कि डैड, मुझे नारायण रेड्डी पसंद है, आपने आज तक मेरी हर जरूरत और ख्वाहिश पूरी की है, बस मेरी एक लास्ट रिक्वेस्ट वो ये है कि मेरी नारायण से शादी करवा दीजिए। इस पर उसके डैड कहते हैं कि हाँ, मैंने ये सब सुना तो जरूर, लोग तरह तरह की बातें भी कर रहे हैं, मगर मुझे पक्का यकीन था कि मेरी बेटी कभी भी प्यार मोहब्बत करके मेरा सर नीचे नहीं करेगी। अगर गांव समाज में हल्ला होने से पहले तुमने मुझे ये बात बताई होती तो शायद मैं तुम्हारी बात मानकर नारायण से शादी करवा भी देता, मगर अब जब सबको पता चल गया है कि तुम्हारा उसके साथ अफेयर है, तो अब अगर मैं तुम्हारी शादी करवा दूंगा तो उससे तो लोग यही कहेंगे ना कि मास्टर जी की बेटी ने लव मैरिज की है और उसके डैड कुछ कर नहीं पाए। मास्टर जी की बेटी ने अपने डैड की बात नहीं मानी, इसलिए बेटा उसे भूल जाओ तुम, मैं उससे अच्छा लड़का तुम्हारे लिए चुनूंगा। इस पे दिव्या अपने डैड से कहती कि डैड, आपको लोगों की ज्यादा चिंता है कि वो क्या सोचेंगे और अपनी बेटी की खुशी के बारे में आप नहीं सोचेंगे। आप गवर्नमेंट जॉब ना होने की वजह से ऐसा बोल रहे हैं ना, मैंने नारायण से कहा है कि वो गवर्नमेंट जॉब ले लेगा। तब दिव्या के डैड हंसते हुए कहते हैं कि नहीं बेटा, तुम समझी नहीं,
अगर वो लड़का कोई कलेक्टर भी होता तब भी मैं तुम्हारी शादी उससे नहीं करवाता, बल्कि तब लोग ये नहीं कहते कि मास्टर जी ने अपनी बेटी की शादी एक कलेक्टर से करवाई, बल्कि लोग तो ये कहते कि मास्टर जी की बेटी ने अपने बॉयफ्रेंड से शादी की है जो कि कलेक्टर है। और एक और बात बेटा, तुम्हें यह गलतफहमी हो रही है ना कि मैंने तुम्हारी हर ख्वाहिश पूरी की है, जबकि सच्चाई तो यह है कि मैंने तुम्हारी सिर्फ वही ख्वाहिशें पूरी की हैं जो मुझे सही लगी। अगर तुम नहीं भी चाहती तो वो चीजें मैं तुम्हारे लिए जरूर करता। इस तरह मैंने तुम्हारे लिए जो लड़का पसंद किया है उसे तुम्हें पसंद करना ही होगा। दोस्तों इसके बाद से तो दिव्या के चेहरे की स्माइल कहीं खो सी गई थी। ये बात उसके डैड भी नोटिस करते हैं, मगर उन पे इसका जरा भी असर नहीं होता। वो इनडायरेक्टली दिव्या को इमोशनली ब्लैकमेल करने लगते हैं। जैसे एक रात गांव के कुछ लोग दिव्या के घर पर आकर उसके डैड से उसके गाय के बछड़े की शिकायत करते हैं कि आपका बछड़ा खेत में घुस आया था और उसने 20 से 25 हजार की खेती का नुकसान कर दिया है। तब दिव्या के डैड उस आदमी को 30 हजार रुपए देकर अपना बछड़ा ले लेते हैं और फिर उसके चारे में पॉइजन मिलाकर उसको देने लगते हैं। वो तो सही वक्त पर दिव्या और उसकी माँ आकर उसके डैड को ऐसा करने से रोकती है और तब दिव्या के डैड कहते हैं कि तुम लोग सही कह रहे हो, गलती बछड़े ने तो की है, मगर सारी गलती उसकी नहीं है। मैंने उसकी परवरिश सही से नहीं की, इसलिए उसने गलती की, तो सजा मुझे मिलनी चाहिए। इतना कहकर दोस्तों वो पॉइजन वाला पानी वो खुद पीने लग जाता है। तब दिव्या कहती है, मैं समझ गई आपकी बात पापा, आप जिससे कहिएगा मैं उसी से शादी करूंगी। तब उसके डैड कहते हैं कि बेटा सिर्फ बोलने से नहीं होगा, तुम्हारी आंखों में मुझे सहमति दिखनी चाहिए, तुम्हें अपनी शादी के लिए खुश और एक्साइटेड होना होगा। तभी दोस्तों मजबूरन दिव्या को खुश होने का नाटक करना पड़ता है, पर असल में वो घुट घुट कर जी रही थी। अब शाम को जब दिव्या काम से वापस आती है तो अभी उसे नारायण मंदिर में बैठा हुआ दिखता है। तो वो उसके पास जाती है और उसे समझाने की कोशिश करती है कि देखो मैंने तुमसे कभी प्यार नहीं किया, प्लीज तुम मुझे भूलकर किसी और लड़की से शादी कर लो और उसे ढेर सारा प्यार दो। मगर नारायण नहीं मानता, तो वो उसे खूब उल्टा पुल्टा बोलती है। पागल साई को पता नहीं क्या क्या बोल जाती है, मगर नारायण उससे गुस्सा तक नहीं होता। वो जानता था कि दिव्या की जरूर कोई मजबूरी है, हमने जो साथ में फील किया वो एहसास झूठा नहीं हो सकता। तभी वहां पर दिव्या के डैड आ जाते हैं और इन दोनों को बात करते हुए देख भी लेते हैं। यहाँ पर वो अनजान बनने का नाटक करते हैं और दिव्या से पूछते हैं कि बेटा ये कौन है। दिव्या कहती थी कि डैड मैंने आपको बताया था ना, ये वही पागल आदमी है जो मुझे हरास करता है। और तब नारायण बोल पड़ता है कि सर मैं आपकी बेटी से बहुत प्यार करता हूँ और ये भी मुझे उतना ही चाहती है, मगर ये अपनी फीलिंग्स पता नहीं क्यों कन्फेस नहीं कर रही। सिर्फ मैं गवर्नमेंट जॉब तो नहीं करता, मगर मैं वादा करता हूँ कि आपकी बेटी को हमेशा खुश रखूंगा, इसीलिए प्लीज सर हमें जुदा मत कीजिए। और तब दिव्या के डैड हंसते हुए कहते हैं कि बेटा मैं 23 साल से टीचर की जॉब कर रहा हूँ और मैं अपने स्टूडेंट्स की फ्यूचर के लिए बहुत फिक्रमंद रहता हूँ। तुम्हें लगता है कि मैं अपनी बेटी की खुशियों के आगे आऊंगा? मुझे विलन मत बनाओ बेटा अपनी स्टोरी का प्लीज। अगर मेरी बेटी तुम्हें पसंद करती है तो मैं जरूर तुम दोनों की शादी करवा देता। फिर वो विवेक नाम के एक लड़के की फोटो दिखाकर नारायण से कहता है कि देखो इस लड़के को, मैं अपनी बेटी की शादी करवा रहा हूँ इससे, और ये कोई गवर्नमेंट एम्प्लॉय नहीं बल्कि आईटी सेक्टर में काम करता है। ये जानकर तो नारायण खुश हो जाता है और कहता है अगर दिव्या कन्फेस कर लेगी तो आप हमारी शादी करवा देंगे ना? तो डैड भी कहते हैं कि हाँ क्यों नहीं बेटा, मुझे उससे क्या प्रॉब्लम है। फिर क्या था दोस्तों, नारायण अपनी ओर से पूरी कोशिश करता है कि दिव्या अपने दिल की बात बताए, मगर दिव्या अपने मुंह से एक लफ्ज नहीं निकालती, जिसकी वजह से उसके डैड दिव्या को लेकर वहां से जाने लगते हैं। और तभी अग्रेशन में नारायण उनका कॉलर पकड़ लेता है और ये देखकर दिव्या नारायण को मार मार कर अपने डैड को छुड़वाती है और फिर अपने डैड के साथ वहां से चली जाती है। जिससे दोस्तों हमें लगता है कि अब तो दिव्या के डैड का दिल पिघल जाएगा, मगर नहीं, वो अपने गांव के आधे रास्ते में बाइक रोक कर दिव्या से बातें करने लगते हैं। वो कहते हैं कि अगर मैं 1 मिनट भी लेट पहुंचता तो तुम तो अपनी फीलिंग्स कन्फेस कर देती उससे। फिर वो गुस्से में एक पत्थर उठाकर अपने सर पे मारने लगते हैं और दिव्या से पूछते हैं कि तुम अभी भी उससे प्यार करती हो? दिव्या किसी तरह उनके हाथ से वो पत्थर फेंकवा देती है और कहती है मैंने आपको प्रॉमिस किया था डैड कि मैं आपके पसंद के लड़के से शादी करूंगी, फिर आप ये सब क्यों कह रहे हैं? और तब गुस्से में उसके डैड कहते हैं क्योंकि मुझे तुम पर भरोसा नहीं है, अगर नारायण वापस आएगा और अपनी प्यारी प्यारी बातों में तुम्हें फंसाएगा तो तुम उसकी हो जाओगी। उस लड़के ने तुम्हारे लिए किया ही क्या है जो तुम उससे प्यार करती हो? बताओ, मेरे से ज्यादा कुछ उसने किया है तुम्हारे लिए? नहीं ना? अच्छा एक बात बताओ, क्या उसने तुम्हें किस किया है या उससे भी आगे तुम दोनों के बीच कुछ हुआ है क्या? दिव्या को बड़ा गुस्सा आ जाता है और वो कहती है ऐसा कुछ नहीं है डैड, वो बस सच्चे दिल से मुझे प्यार करता है और मुझसे शादी करना चाहता है। अब तो उसके डैड काफी गंदी गंदी बातें दिव्या को बोलने लगते हैं। वो गाली देकर दिव्या को कैरेक्टर लेस बोलते हैं, जिससे दिव्या का पारा भी हाई हो जाता है और वो रोते हुए अपने डैड से कहती है आप ना एक काम कीजिए, पत्थर उठाइए और खुद को इतना मारिए कि आपकी जान यहीं पर चली जाए, मैं तो चली नारायण के पास। और तब उसके डैड गिड़गिड़ाने लगते हैं और कहते हैं मुझे गांव समाज में हंसी का पात्र मत बनाओ बेटी। और फिर वो वही पत्थर उठाकर दिव्या के सर पे दे मारते हैं। दोस्तों दिव्या वहीं पे गिर जाती है। तब उसके डैड कहते हैं कि तुम एक बार मुझसे ये कहो कि अब से तुम मेरी हर बात मानोगे तो मैं तुम्हारी जान बचा लूंगा, मगर दिव्या मना कर देती है और तब वो गुस्से में पत्थर उठाकर फिर से दिव्या को इतनी बार मारते हैं। लेकिन तभी वहां पर बाइक से नारायण आ जाता है। वो रोड पर ही बाइक रोककर दौड़ते हुए दिव्या के पास आता है क्योंकि उसका दिल नहीं मान रहा था। उसे लग रहा था कि दिव्या
के साथ पक्का कुछ गलत हो रहा है। अब वो दिव्या के डैड को उससे अलग करता है, फिर दिव्या को अपनी गोद में थाम लेता है। तब डैड दोस्तों दिव्या की सिचुएशन के लिए नारायण को ही ब्लेम करते हैं कि तुम्हारी वजह से आज मेरी बेटी की जान जा रही है। फिर वो नारायण को पत्थर से मारने के लिए आगे बढ़ते हैं तो नारायण उनका हाथ मरोड़कर वो पत्थर छीन लेता है और फिर उसी पत्थर से दिव्या के डैड को मार डालता है दोस्तों। इसके बाद वो दिव्या को हॉस्पिटल लेकर जाना चाहता है, मगर दिव्या को समझ में आ गया था कि अब मेरे पास बहुत ही कम वक्त बचा है, इसीलिए वो नारायण के सामने अपना प्यार बयां करती है कि एक एक पल जो मैंने तुम्हारे साथ बिताया वो बहुत ही खास था मेरे लिए, और वो मेरी जिंदगी के बहुत ही खूबसूरत पल थे जिन्हें मैं हमेशा याद रखूंगी। जब जब भी मजबूरी की वजह से मुझे कहना पड़ा कि मैं तुमसे प्यार नहीं करती, तब मुझे इतना दर्द हुआ था कि क्या बताऊं। और दोस्तों वो फाइनली नारायण को आई लव यू कहकर उसकी ही बाहों में अपना दम तोड़ देती है। नारायण के पास रोने के अलावा कुछ और नहीं बचा था। स्टोरी यहाँ से प्रेजेंट में शिफ्ट होती है जब खून से लथपथ नारायण रोड के बीचों बीच खड़े होकर बस रुकवाता है और फिर बस में चुपचाप बैठ जाता है। तब एक बच्ची उससे पूछती है कि अरे अंकल आप अकेले, दिव्या आंटी कहाँ हैं? और उसकी बातों का नारायण के पास कोई जवाब नहीं होता क्योंकि दिव्या की तो मौत हो गई है। वो उदासी से खिड़की के बाहर देखता है और इसी के साथ दोस्तों ये मूवी यहाँ पर खत्म हो जाती है। तो दोस्तों अब आपको समझ आ गया होगा कि उस लेडी ने एनटी रामास्वामी को क्यों मारा था, क्योंकि फिल्म में एनटी रामास्वामी ने दिव्या के डैड का रोल प्ले किया और उसने ओनर किलिंग किया था। यानी गांव समाज के चक्कर में उन्होंने अपनी खुद की बेटी को पहले तो इमोशनली ब्लैकमेल किया और उसकी फिर जान भी लेनी चाहिए, और ये सब करके उन्हें गिल्टी फील भी नहीं हुआ। उन्हें तो सारी गलती दिव्या और नारायण की लग रही थी कि अगर दोनों प्यार मोहब्बत नहीं करते तो समाज में उनकी बदनामी नहीं होती और उन्हें दिव्या को नहीं मारना पड़ता। बेवकूफ। इसी के साथ दोस्तों मूवी खत्म। मिलते हैं आपसे अगली वीडियो में। ध्यान रखिएगा अपना। थैंक्स फॉर वॉचिंग।